आपने तो ये बात समझाई है, लेकिन पुरातन इतिहास, बौद्ध संस्कृति और अयोध्या, इसका क्या संबंध है? आपस में इसका क्या रिलेशन है? जो बार-बार साकेत नगरी, अयोध्या, राम, बुद्ध, ये चक्रव्यूह है क्या? अयोध्या का मतलब उन्होंने किया अयुद्ध, यानी जहाँ युद्ध न करने वाली जगह, बिल्कुल। नहीं होना चाहिए ऐसी जगह बुद्ध के संदर्भ में थी। इसलिए बुद्ध काल में, बुद्ध काल के पूर्व में भी साकेत नामक नगरी विद्यमान थी, यह स्पष्ट होता है। वहीं आधुनिक काल में अयोध्या नाम से प्रचलित है। साकेत आज अयोध्या कहलाती है, मगर प्राचीन बौद्ध साहित्य में साकेत के साथ अयोध्या नाम से भी दूसरा गांव गंगा किनारे अस्तित्व में था। संयुक्त निकाय में फेन सुत्त में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। अयोध्या में बुद्ध उपासक ने गंगा के किनारे पर विहार की निर्मित कर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान करने का प्रमाण मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट बात होती है कि सरयू के किनारे जो नगर बसाया गया था वह साकेत नगरी था, और बुद्धकालीन अयोध्या और आज की अयोध्या ये दोनों अलग अलग स्थान हैं। बुद्धकालीन अयोध्या गंगा के किनारे पर थी और गंगा नदी पार करके अयुते यानी अयोध्या में यूएन संघ ने प्रवेश किया था। मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार चीनी यात्री ह्यूएन संघ ने उल्लेखित किया हुआ अयुते का आधुनिक अयोध्या से मिलाप करना सही नहीं होगा। अयोध्या अर्थात अयोध्या और उसके कालसेन नामक राजा का जातक कथा में उल्लेख आता है। अब देखिए, गंगा नदी के किनारे जो है वही अयोध्या है, सरयू के किनारे है वो साकेत है, वो अयोध्या नहीं है। संयुक्त निकाय में अट्ठकथा और जातक ग्रंथ में जिस अयोध्या का जिक्र आता है वह अयोध्या गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए एक छोटे से गांव का नाम है। मगर साकेत नगर एक बुद्धकालीन महानगर है। 7 नगरों में एक महान नगर है, राजधानी कहलाता वो। यह मानते हैं कि डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय और रोमिला थापर का तत्कालीन महानगरों में अयोध्या का समावेश नहीं मगर साकेत की ज़रूर है। यानी ये रोमिला थापर बहुत बड़ी इतिहासकार है, आप जानते हैं, और डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय महान विद्वान है, बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा विद्वान है, इतिहासकार भी हैं। यानी इस बात से सिद्ध होता है कि अयोध्या यह बुद्धकालीन एक छोटा सा गांव था जो गंगा नदी के तट पर बसा था। ये भरत सिंह उपाध्याय डॉक्टर और रोमिला थापर इतिहासकार कह रहे हैं। और आगे इनकी बात जो कहते हैं उनमें देखिए, डॉक्टर E.J. थॉमस, ये एविडेंस की बात है इसलिए उल्लेख करना ज़रूरी है। डॉक्टर E.J. थॉमस बौद्ध परंपरा की अपेक्षा रामायण की परंपरा को अधिक प्राचीन मानते हैं। उनका मत है कि श्रावस्ती पहले कौशल की राजधानी थी, बाद में दक्षिण की, और जब कौशल राज्य का विस्तार हुआ तब अयोध्या ही कौशल की राजधानी बनी। उनकी भी यह राय है कि किसी विजयी राजा ने साकेत को ही अयोध्या का यह नाम दिया होगा। ये नामांतर वाली बात अभी की नहीं है, मराठवाड़ा को बाबा साहब का नाम देने वाली, मुगल सराय को नाम देने वाली, ये प्रयागराज बनाने वाली अभी की बात नहीं है, अभी औरंगाबाद की बारी है। ये तो पहले बहुत हुई है, परंपरा चल रही है ये। हाँ, उनकी भी राय है कि किसी विजयी राजा ने साकेत को ही अयोध्या का यह नाम दिया होगा, और वो राजा है पुष्यमित्र शुंग। और वामन मिश्राम तो कहते हैं शुंग ही राम है। यानी बहुत दूर तक के बात निकली तो बहुत दूर तक जा रही हैं। डॉक्टर उपाध्याय डॉक्टर थॉमस का अंतिम वाक्य मान्य करते हैं, परंतु रामायण की परंपरा को बौद्ध परंपरा से प्राचीन मानने से इनकार करते हैं। डॉक्टर E.J. थॉमस के इस मंतव्य को इस कारण से नहीं माना जा सकता क्योंकि संस्कृत साहित्य के प्रभुत साक्ष्यों से यह सिद्ध किया जा चुका है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल से कुछ पूर्व साकेत कौशल की राजधानी थी।
अतः रामायण की इस संबंधी परंपरा को बौद्ध परंपरा से निश्चिततः उत्तर का नहीं माना जा सकता। कौशल राज्य के सीमा विस्तार की शक्यता को भी कहीं आधार नहीं मिलता। महापंडित राहुल सांकृत्यायन कौशल राज्य के सीमा विस्तार का इनकार करते हुए कहते हैं, कौशल राज्य के बाद फिर से उसे श्रावस्ती किसी बड़े राजधानी बनने का मौका नहीं मिला। श्रावस्ती को फाहियान ने चीनी यात्रेकरू इसे 200 घरों का गांव देखा, 200 घरों का गांव छोटा सा। ह्यूयन संग ने उसे उजड़ा हुआ देखा। इसलिए इतना ही कहा जा सकता है कि श्रावस्ती की सीमा वृद्धि का कभी मौका नहीं आया। वर्तमान महेट का मतलब श्रावस्ती, आज जिसको श्रावस्ती को महेट कहते हैं, का घेरा श्रावस्ती की पुरानी सीमा बढ़ाकर नहीं सूचित करता। वैसे देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण में अयोध्या 12 योजन यानी 100 मील विस्तीर्ण नगर था। इसके विपरीत त्रिपिटक में जो अयोध्या उल्लेखित है वह गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। फिर रामायण में उल्लेखित अयोध्या और पाली की अयोध्या, इनका मेल कैसे हो? पाली साहित्य में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल के बीच अंतर रेखा भी स्पष्ट नहीं। इस परिस्थिति में पाली की अयोध्या को सिर्फ गंगा के नदी के किनारे ही होने का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। फिर भी आधुनिक अयोध्या प्राचीन साकेत और रामायण के अयोध्या का यक्ष प्रश्न कायम रहता है। इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, इस प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढा जाए, डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय इस पर मार्ग दिखाते हैं। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या को कौशल की राजधानी बताया गया है और बाद में संस्कृत ग्रंथों में उसे साकेत से मिला दिया गया है। यानी ये जो ग्रंथ की रचना हुई वो भी एक काल में नहीं हुई। H. विल्सन अपनी संस्कृत शब्दकोश में साकेत को ही अयोध्या कहते, डिक्शनरी में भी। रामायण और रघुवंश में अनेक जगहों पर राजा दशरथ की राजधानी साकेत नगर होने के उल्लेख मिलते हैं। जनरल कनिंघम को लखनऊ के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक श्लोक दिखाया। उसमें कैकेयी के पिता अश्वजीत यह साकेत नगर के राजा दशरथ को अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं। तो इसका मतलब उनकी शादी वहाँ अयोध्या में हुई, साकेत में नहीं हुई, या फिर साकेत में हुई तो वो अयोध्या नहीं है। ऐसे आगे देखिए सांकृत्यायन आगे क्या कहते हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, साकेत और अयोध्या यह प्राचीन शहर शरयू अर्थात सरजू, हिंदी में जू कहते हैं, यादव को जादव कहते हैं, सरजू नदी के किनारे बसे हैं, ऐसा रामायण में वर्णन आता है, परंतु उसका संदर्भ दिया नहीं है। दूसरे रामायण में शोण या और गंगा नदी का भी उल्लेख है। यह मत चिंतनीय माना जाना चाहिए। उसके मुद्दे को अधिक स्पष्ट करते हुए महापंडित राहुल सांकृत्यायन की मदद ले सकते हैं। राहुल जी लिखते हैं, वाल्मीकि ने अयोध्या नाम का प्रचार किया जब उन्होंने अपनी रामायण को पुष्यमित्र या शुंग वंश के शासनकाल में लिखा। पुष्यमित्र या शुंग वंश के शासनकाल में लिखा कि जिन्होंने ये साकेत को अयोध्या में बदला, पुष्यमित्र शुंग ने। कोई ताज्जुब नहीं यदि वाल्मीकि आश्रित कवि रहे हो, यानी राजकवि रहे हो शुंग के, तो वो राजा की तो तारीफ करनी है। कोई ताज्जुब नहीं अपनी यदि वाल्मीकि आश्रित कवि रहे हो, जैसे कालिदास, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के, और शुंग वंश की राजधानी के महिमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने जातकों के दशरथ की राजधानी वाराणसी से बदलकर साकेत या अयोध्या कर दी और राम के रूप में शुंग सम्राट पुष्यमित्र या अग्निमित्र की प्रशंसा की, जिसके आधार पे मेश्राम साहेब कह रहे हैं कि ये राम जो है ये शुंगमित्र है। ये बात है। वैसे ही जैसे कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में
रघु और कुमार के नाम से पिता विक्रमादित्य और कुमार गुप्त की डॉक्टर भटनागर यह भी राहुल जी के इस मत का समर्थन करते हैं। तो ये दो लोगों ने उनका उसी तरह से नाम किया है। यही अग्निमित्र कालिदास के वाल्मीकाग्निमित्र का नायक था। हमने टीवी पर रामायण देखी है, पढ़ी है, अलग अलग प्रकार की रामायण है। रामायण की जो कथा है, इसका इस अयोध्या के साथ या इस साकेत नगरी के साथ क्या संबंध बनता है? क्योंकि वो काल अलग बताया जा रहा है। यहाँ जो मोन्यूमेंट मिलते हैं उसका अगर कार्बन डेटिंग हम देखते हैं तो ये काल अलग है। ये सम्राट अशोक ने बनाई हुई कृतियाँ है, सम्राट अशोक ने बनाई है, तो इसको सिर्फ 2300 साल हुए हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, साइंस के दृष्टिकोण से अगर इसको हमने टेस्ट किया जाए कार्बन डेटिंग के, तो ये पता चलता है कि ये सम्राट अशोक और इस काल में है। तो ये संबंध कैसे जुड़ेगा कि उस पुरातन काल की जो बात कर रहे हैं राम जन्म की, और इसका क्या संबंध है? क्योंकि ऐसा कोई संबंध तो दिख नहीं रहा। पाली साहित्य में विश्वविख्यात जातक कथाओं में दशरथ जातक में रामायण की मूल कहानी संकलित की गई है, बुद्ध के जातक कथाओं में। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी बहन भाई थे। राम सीता भी उसमें? हाँ, भाई बहन थे। हमारे तरफ एक कहावत आहे, रातभर रामायण ऐकलं आणि सकाळून उठून विचारलं रामाची सीता कोण, तो बहीण। तो ये जो कहावत है ना, इसको इतिहास में ये रेफरेंस है उसका। तो कहते भाई बहन भाई थे। वहाँ दशरथ की राजधानी वाराणसी है रामायण में, और वह गंगा के किनारे बसा हुआ गांव है। इसमें सौतेली माँ कैकेयी अपने बच्चों को मार डालने के डर से राजा दशरथ अपने बच्चों को वनवास जाने को कहता है। जैसे शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी अपने बेटे को राजा बनाने के लिए चाहती थी, वैसे ये कैकेयी का भी रोल है। ये ऐसे विवाह होता है तो प्रचलित थी। इसके अलावा जैनों का रामायण अलग है, यानी रामायणों की बहुत सारी एडिशन है। रामायण अलग है जैनों का। उसमें राम और रावण दोनों जैन मुनि है। अच्छा। जातक कथाएं वाल्मीकि के रामायण के पूर्व की है, यानी रामायण पहले नहीं हुआ, वाल्मीकि पहले नहीं हुआ, ये पहले जातक कथाएं हुई। परंपराओं के साथ चली आ रही है यही लोक कथा। प्रारंभ में कुछ हजार श्लोकों की थी, मगर बाद में वो बढ़कर रामायण में विस्तारित हुई। उसके कांड बने, पहला कांड, दूसरा कांड वगैरह विस्तारित हुई, और कई बदलाव इसमें होते गए। ठीक है, अब आगे देखिए। इस संबंध में रोमिला थापर कहती है, वाल्मीकि ने निर्माण किया हुआ मूल ग्रंथ कौन सा है, यह कोई भी निश्चित तौर पे नहीं समझ सकता। इसका कारण यह है कि रामायण की जो कलाकृति आज उपलब्ध है, उसमें कई मुद्दे बाद में ब्राह्मणों ने डाले हुए हैं। इसलिए वाल्मीकि द्वारा निर्मित रामायण क्या है, यह समझ पाना मुश्किल है। अब फिर अयोध्या का पुनर्निर्माण कैसे हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का खून करने के बाद बौद्ध धर्म को खत्म करने की शुरुआत की। शुंगकृत प्रतिक्रांति द्वारा बौद्ध विहार, चैत्य स्तूप और भिक्षुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए। सभी भिक्षु या तो शहीद हो गए या भूमिगत हो गए। बौद्ध उपासकों के मन में डर का माहौल था। ऐसे भयानक वातावरण में बौद्ध समर्थकों को बर्बाद कर दिया गया, और उसी दौरान राम की महत्ता बढ़ाने का अवसर बुद्ध विरोधियों को मिल गया। जैसे अभी बाबा साहब का 125वां जयंती होती है, बाबा साहब का समरसता दिन बन जाता है, समता का दिन। उस तरह से उनका कोई वाली नहीं रहा, तब किसी बौद्ध द्वेष्टा राजा ने साकेत के महत्व को नष्ट करने के लिए उसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया होगा। जैसे आदिवासी को वनवासी कह दिया,
अब हरिजन को तो अपने धिक्कारा था, अब बोले दलित भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बोले, अनुसूचित जाति कहो या फिर नव बौद्ध कहो बोले, है ना, समता नहीं समरसता कहो। तो ये जो बात है वो यहाँ भी है। राजा ने नष्ट कर दिया होगा और अयोध्या कर दिया होगा, ऐसा फाउल वॉलनर का कहना है। उसी प्रकार राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर अयोध्या में लाई गई होगी। ठीक है, जैसे अंग्रेजों ने कलकत्ता से दिल्ली ले गए राजधानी, और वो अपना तुगलक था और दौलताबाद तुगलकाबाद लाके उसके भी कुछ उत्तराधिकारी मिलते हैं आज भी। इस काम के लिए बौद्ध अस्मिता को नष्ट नाबूद करना मुख्य कार्य समझने वाले किसी बौद्धोद्दिष्ट राजा का हाथ रहा होगा और इसी एक काम के लिए अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया होगा। इस संबंध में जनरल कनिंघहैम अपने आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में कहते हैं, रामायण के अनुसार अयोध्या नगरी की स्थापना संपूर्ण मानव जाति के पूर्वज मनु ने की थी। राम पिता दशरथ के समय इस जगह की किलेबंदी की गई थी, मगर इस कार्य का कोई भी अवशेष उपलब्ध नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि क्यों अवशेष नहीं मिलता, ना श्री रामचंद्र प्रभु का सिक्का मिलता है, ना उनकी मूर्ति मिलती है, और मूर्ति भी मिली तो 1947 में दिसंबर के ठंडी में किसी 50 लोगों ने रात के अंधेरे का सहारा लेकर वहाँ जाके मूर्ति रख दी। ये फैजाबाद के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज है। और नेहरू जी ने गोविंद वल्लभ पंत को कहा कि ये खतरनाक बात है, ध्यान दो, इसके तरफ ध्यान दो। ध्यान नहीं दिया गया और भारत को ये भुगतना पड़ा, 50 साल 100 साल पीछे जाना पड़ा वो एक मूर्ति के कारण। तो ये कहते हैं कि एक भी अवशेष उपलब्ध नहीं है। विक्रमादित्य के काल तक यह निर्जन नगर था। जनश्रुति के अनुसार विक्रमादित्य उज्जैन के प्रसिद्ध शकारी राजकुमार थे, मगर उस वक्त के हिंदू विक्रमादित्य के सभी कार्यों का संबंध इसी एक विक्रमादित्य से जोड़ते हैं, मगर यह बात गलत है। हिंदू ह्यूयन संघ की माने तो विक्रमादित्य नाम का एक शक्तिशाली पड़ोस के राज्य में राज्य करता था। यह कनिष्क राजा के 100 साल बाद का काल था। ये काल यानी शालिवाहन राजा के प्रवर्तित किए गए शक संवत का प्रारंभिक काल था। शके जिसको कहते हैं, वह कट्टर ब्राह्मण धर्मवादी था। उसी ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कर राम के इतिहास से जोड़कर सभी जगहों का जीर्णोद्धार किया। जनश्रुति के अनुसार विक्रमादित्य जब अयोध्या पहुंचा था तब उसे सभी तरफ जंगलों से भरे उद्ध्वस्त नगर दिखाई दिए, मगर सरयू के लक्ष्मण घाट पे से राम ऐतिहासिक संबंधित जगहों को ढूंढने में वह कामयाब हुआ और उसने राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान से संबंधित विविध स्थानों पर 360 मंदिरों की निर्मित की। यानी तथागत बुद्ध के बाद करीब 700 से 800 सालों बाद अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया गया। यह एक वास्तविक सत्य है। इस विक्रमादित्य का काल ईस्वी सन 178 माना जाता है। और सारांश अब देखिए, यह अतः ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं कि बुद्धकालीन साकेत ही आधुनिक अयोध्या नगरी का मूल नाम है। बुद्धकालीन साकेत सरभू सरयू नदी के तट पर बसा था। आधुनिक अयोध्या भी सरयू नदी के तट पर ही बसा है। रामायण में अयोध्या का एवं गंगा के तट पर बसा हुआ था। रामायण में अयोध्या शोण एवं गंगा के तट पर बसा था। दशरथ जातक में वाराणसी गंगा तट पर बसी थी। आधुनिक अयोध्या गंगा के तट पर बसी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में सरयू तट पर बसी है। बुद्धकालीन साकेत जिस ह्यूयन संघ और फाहियान विशाखा एवं शाची कहते हैं, यही आधुनिक अयोध्या है। ऐसा बहुविध इतिहासकारों का
एवं पुरातत्वविदों का मानना है और भी ज़्यादा गहराई तक अच्छी तरह उत्खनन करके सत्यान्वेषण किया जा सकता है। आज इसकी नितांत आवश्यकता है, तभी के साकेत, सांची, विशाखा, अयोध्या ऐसा नाम धारित प्रवास करते हुए प्रवास करते हुए आज राम जन्मभूमि अयोध्या बनकर वर्तमान परिस्थिति में स्फोटक, ज्वालाग्राही एवं राजनीति की रणभूमि बनी हुई है। बुद्ध से लेकर अशोक, अश्वघोष, पतंजलि, असंग, वसुबंधु तक समृद्ध एवं संपन्नता के शिखर पर पहुंचकर धूल में मिल चुकी बौद्ध संस्कृति की राजधानी साकेत अयोध्या इस अवस्था में भी तथाकथित परधर्म सहिष्णु धर्म मार्तंडों की नज़रों में शूल बनकर खटक रही है। हमारी खाकसारी पर भी दुनिया खुश नहीं होती, हमारी खाकसारी पर भी दुनिया खुश नहीं होती। हम धूल बन जाते, खाक बन जाते, तब भी दुनिया खुश नहीं होती। हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं टाइम देता, हमारी कोई बात नहीं सुनता, कोई मीडिया नहीं दिखाता और कोई सरकार भी नहीं मानती, तो और हमारी खाकसारी पर भी दुनिया खुश नहीं होती। गुब्बारे राह बनते हैं तो आँखों में खटकते हैं। ये कहा जाता है कि तथागत का वास्तव में जब वहाँ था, किसी लकड़ी को लेकर वो दांत को साफ करते थे, जिसको हम दातून कहते हैं, उस दातून को उन्होंने रोपण किया। वहाँ पे उस पेड़ का पेड़ हुआ, 7 फीट का पेड़ हुआ, ऐसे कहा जाता है। बुद्ध का बहुत सारा समय जो है तथागत का इस जिसको ये बाबरी मस्जिद और मंदिर कह रहे हैं, उस स्थल पे बहुत सारा वक्त गया, वहाँ उनका आसन था। इसके क्या ऐतिहासिक तथ्य है, इसका क्या हम लोग एविडेंस दे सकते हैं? या उनके केश बाल जो है, हाँ, उस पर वो स्तूप जो है उस पर बना हुआ है, और फिर बाबर के आने के बाद उस स्तूप को तोड़ा गया, हाँ, उस पर मस्जिद बनाई गई और फिर 16वीं शताब्दी में, हाँ, राम मंदिर का दावा किया गया। हाँ, तो ये बात में कितनी सत्यता है कि वहाँ बुद्ध के दंत धातु थे, हाँ, बुद्ध के केश थे, और फिर वहाँ पर वो मंदिर का, बुद्ध मंदिर का या स्तूप का निर्माण वहाँ पर किया गया है? इसका क्या हम लोग एविडेंस दे सकते हैं? चीनी यात्रेकरी फाहियान ह्यूएनसांग, इन्होंने स्वयं वहाँ पहुँचकर अपने प्रवास वर्णन लिपिबद्ध कर रखे। इसके आधार पर बुद्धकालीन ऐतिहासिक स्थलों का संशोधन करने की अनावर इच्छा पुरातत्वविदों के दिलो दिमाग पर लहरें उठाती थी। अनुक्रम से 5वीं और 7वीं शताब्दी में फाहियान और ह्यूएनसांग ने भारत में धम्म यात्रा की थी। उन्होंने जिसका वर्णन किया, उन ठिकानों का शोध करने वालों में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघहाम का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने इस 1862 में से 1865 इस समय के उत्तर पूर्व भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन किया। फाहियान ने देखा हुआ सांची और ह्यूएनसांग ने देखा और उल्लेख किया हुआ विशाखा, यह एक ही नगर के 2 नाम हैं। एक ही नगर दूसरे और तीसरे को कोई नहीं बल्कि अयोध्या ही है, ऐसा जनरल कनिंघहाम की पक्की धारणा बन चुकी थी। उनकी राय में सांची के संदर्भ में चर्चा करते हुए फाहियान कहते हैं, इस नगर के दक्षिण के तरफ के द्वार से बाहर निकलने पर सड़क के पूर्व में वह स्थान है जहाँ बुद्ध अपने दतौन के लकड़ी का एक टुकड़ा जमीन में रोपित किया था। उस टुकड़े से धीरे धीरे कालक्रम से ऐसे 7 फीट का वृक्ष पेड़ उगा था। तदनंतर उस पेड़ की ऊंचाई कम या ज़्यादा नहीं हुई। इस कथा की बात ह्यूएनसांग ने भी अपनी विशाखा नगरी के संदर्भ में की है। इस कथा का नगरी के संदर्भ में की है। तदनुसार इस नगर के दक्षिण दिशा से सड़क के बाईं ओर, अर्थात फाहियान के कहने के मुताबिक पूर्व की ओर, इस पवित्र वास्तु के अतिरिक्त एक 6 या 7 फीट ऊंचा पेड़ था। वह बढ़ता भी नहीं था और घटता भी नहीं था। बुद्ध के दतौन की लकड़ी से उगे हुए पेड़ के संबंधी महत्वपूर्ण सबूत उपलब्ध है। वह यह कि दोनों चीनी धर्मयात्रियों ने पेड़ संबंधी एक जैसा वर्णन किया है। इस पर से मेरे मन में
यत किंचित ही संशय नहीं रह जाता कि दोनों धम्म यात्री एक ही नगर की बात कर रहे हैं। यद्यपि एक ने उसे शाची और दूसरे ने विशाखा कहा है। आगे जनरल कनिंघम लिखते हैं, विशाखा यही साकेत और अयोध्या है। यह सिद्ध करने के लिए मैंने निम्नलिखित सबूतों का आधार लिया है। 1. बौद्ध इतिहास में विशाखा नाम की साकेत नगर में निवास करने वाली विख्यात महिला रहती थी। उसका विवाह श्रावस्ती के धनवान श्रेष्ठी व्यापारी मिगार पुत्र पूर्णवर्धन से हुआ था। ये विशाखापट्टनम जो नाम है ना, वो इसी महिला के नाम से है। उसे विशाखा मिगार माता कहते हैं। उसने भगवान बुद्ध के लिए साकेत में पूर्वाराम नाम का बहुत बड़ा विहार बनाया था, भिक्षुनियों के लिए भी बनाया था। दूसरी बात, ह्यूएन संघ के अनुसार विशाखा इस जगह पर बुद्ध ने 6 बार वर्षावास किया था। खुद रहे थे वो विहार में। पाली इतिहास से 16 राजा प्रसेनजीत की विनंती पर कौशल में बसने के लिए बिंबिसार राजा ने भेजे हुए धनंजय श्रेष्ठी की विशाखा यह कन्या थी और श्रावस्ती के पास शाम हो जाने के कारण कौशल की सीमा पर ही कायम मुकाम करने के लिए उस जगह को साकेत नाम पड़ा। प्राचीन भारतीय भूगोल के विख्यात विद्वान बिसिला भी जनरल कनिंघम के इस मत का समर्थन करते हैं। इंडोलॉजिकल स्टडीज इस ग्रंथ में वे लिखते हैं, अयोध्या अथवा अयुधा हिंदुओं के 7 पवित्र स्थानों में एक है। फाइयान इसे शाची और टॉलमी ने इसे सोगड़ा कहा है। यह नगर शरयू नदी के किनारे बसा है। पाली साहित्य में उल्लेखित शरयू और सरभू अवध की घाघरा और गोगरा नदी है। इतिहासकार राधेश्याम शुक्ल कहते हैं, निश्चित तौर पर साकेत ही अयोध्या है। कालिदास के समय में साकेत और अयोध्या एक ही शहर के दो नामाभिधान थे। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में इन 2 नामों का प्रयोग समानार्थी किया है। साकेत अयोध्या है कि नहीं, इस पर मतभेद था, परंतु अभी समाप्त हो गया है। इस इतिहास का उदाहरण देते हुए मेजर जनरल कनिंघम आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में लिखते हैं, 20 वर्षों तक धर्मोपदेश करने के बाद बुद्ध ने बौद्ध विहारों में विहार किया। 9 वर्ष श्रावस्ती के जेतवन आराम में और 16 वर्ष साकेतपुर के पुण्यरभा पुष्पाराम और पूर्वाराम में व्यतीत किए। ब्रह्मी इतिहास में 19 और 6 वर्षों का उल्लेख आता है। ह्यूएन संघ 6 वर्षों का उल्लेख करते हैं। बुद्ध के निवास का यह अकाट्य सबूत है। उनके अनुसार बुद्ध ने 2 जगह पर ही निवास किया है। पहला स्थान श्रावस्ती का जेतवन और दूसरा साकेत का पूर्वाराम। वहाँ वे 9 और 19 वर्ष और 16 या 6 वर्ष विशाखा यह श्रावस्ती के दक्षिण दिशा में कुछ अंतर पर बसा है। इस तरह विशाखा और साकेत यह दोनों एक ही नगर के नाम है। यह बात अपने आप सिद्ध होती है। बुद्ध ने श्रावस्ती और साकेत में निवास किया था, यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है। टीले है, टापू है, जिसको अलग अलग नाम से आज जाना जाता है। क्या अयोध्या, साकेत नगरी, ये इसकी भौगोलिक स्थिति जो आप बताना चाह रहे हैं, ये कैसी भौगोलिक स्थिति है, इसको हम ऐसे जानेंगे कि ये जो पूरी भौगोलिक स्थिति है कैसे हो सकती है। 1. अयोध्या में अनेक पहाड़ हैं, टीले जिसे कहते हैं। शहर के दक्षिण में करीबन आधे मील की दूरी पर मिट्टी के 3 पहाड़ हैं।